नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ से कुछ नया सीख के जाएं, कुछ नया जानकारी प्राप्त करके जाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी उद्देश्य के साथ आप इस वीडियो को देखिए। चलिए हम हिंदी के अध्याय 1 को जानेंगे, भाषा, लिपि और बोली के बारे में। जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है। जिन उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने भाव, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है। अब भाषा के कितने रूप हैं? तो हम कैसे कैसे एक दूसरे व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं अपने भावों को? या तो लिखकर, या फिर बोलकर, या तो लिखित रूप से, या फिर मौखिक रूप से। अब देखिए, बात करते हैं लिखित रूप से, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगर बात करते हैं मौखिक रूप से, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। छोटी इकाई का मतलब, सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि इसके बाद ध्वनि और वर्ण के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। तो जानेंगे कि किस तरह से ध्वनि और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इस बात को समझेंगे। यहाँ एक शब्द है रीता। रीता शब्द में कितने अक्षर हैं? री और ता, 2 अक्षर, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? आधा र, उसमें ई का स्वर, आधा त, उसमें आ का स्वर, टोटल हो गए 4। ठीक है। अब इसी तरह से मोहन एक शब्द है। मोहन शब्द में 3 अक्षर हैं, मोहन, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं? इस मोहन को तोड़ेंगे, मो को तोड़ेंगे तो इसमें वर्ण है म और ओ। इस ह को तोड़ेंगे तो इसमें वर्ण है ह और अ। इस न को तोड़ेंगे तो इसमें वर्ण है आ, न और अ। ठीक है। तो टोटल हो गए मोहन में 6 वर्ण। अब जानेंगे वर्णों के मेल से क्या होने हमारे अक्षर। इस 2 वर्ण को मिलाया तो मो अक्षर बना, ह और अ को मिलाया तो ह अक्षर बना, न और अ को मिलाया तो न अक्षर बना। तो वर्णों के मेल से अक्षर बने, अक्षर के मेल से क्या बने? ये अक्षर है। अक्षर के मेल से बने हमारा शब्द, शब्द के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्य के मेल से बनती है भाषा। तो हमने जाना भाषा का मूल आधार, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जबकि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब चलिए, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको पता चल चुका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। भाषा का मूल आधार क्या है? तो भाषा का मूल आधार है वर्ण। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है महान। महान शब्द में कितने वर्ण हैं? तो महान शब्द में है 6 वर्ण। इसको आप खुद से निकालिएगा, खुद से निकाल के तब मुझे बताइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। लिपि देखते हैं हम, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। जितना जो कुछ भी हम बोलते हैं, उस बोले हुए को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब इसको एक अलग तरीके से और उसमें जानेंगे। देखिए, हम जिन लेखन चिन्हों, यहाँ लेखन चिन्हों का मतलब है लिपि चिन्हों से, लिपि चिन्ह से। और ये लिपि चिन्ह ही क्या है? हमारे वर्ण है। हम वर्ण का प्रयोग ही तो करते हैं, ठीक है ना? तो वर्ण का नाम ही लेखन चिन्ह है, वर्ण का नाम ही क्या है? लिपि चिन्ह। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग बौद्धिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, जो कि बौद्धिक आर्यन है। क्वेश्चन आया कि भारत की लिपियां किस लिपि से बनी है? तो ब्राह्मी लिपि से। किन्होंने इसका प्रयोग किया था? तो वैदिक आर्यों ने किया था। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है गुप्त किस काल में ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बटी? तो गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बटी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और उत्तरी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से हमारी जिन लिपियों का विकास हुआ है वो है तमिल कलिंग, तेलुगु कन्नड़, तमिलनाडु ग्रंथ लिपि और मलयालम
ग्रंथ लिपि। जबकि जो हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि है उससे बनी है हमारी नागरी लिपि, जो आगे चलकर देवनागरी लिपि विकसित करेगी। नागरी अलग है, देवनागरी अलग है। तो उत्तरी नागरी लिपि से हमारी बनी गुप्त लिपि, गुप्त से बनी सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि से बनी कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से हमारी दो लिपि बनी जिनका नाम है नागरी लिपि और शारदा लिपि। इस शारदा लिपि से हमारी बनी गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा और टाकरी लिपि। जबकि ये जो नागरी लिपि है वो भी दो शाखाओं में बटी थी, पश्चिमी नागरी लिपि और पूर्वी नागरी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है नागरी लिपि, इसके दो भाग, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पूर्वी जो नागरी लिपि थी उसमें था आपका बंगला, असमी, उड़िया लिपि, लेकिन जो पश्चिमी नागरी लिपि थी उसमें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन आया कि देवनागरी लिपि नागरी लिपि की किस शाखा की लिपि का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? पश्चिमी शाखा का। ठीक है, देवनागरी के अलावा पश्चिमी शाखा में है राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी लिपि। थोड़ा सा हम देवनागरी बारे में जानेंगे। उससे पहले नागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ है वो 8वीं सदी से आरंभ हुआ है। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हुआ है नागरी लिपि का। चलिए देवनागरी को जानेंगे। देवनागरी लिपि को लोक नागरी और हिंदी लिपि भी कहते हैं। हिंदी लिपि के अलावा देवनागरी लिपि किस किस की है लिपि? नेपाली भाषा की है, मराठी की और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिए, जो हम हिंदी में लिखते हैं वो किस ओर लिखते हैं? बाएं से दाईं ओर। ठीक है ना, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो हिंदी की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी। इसका मतलब देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देवनागरी लिपि के नामकरण को गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो नागरी लिपि थी, देवनागरी नहीं नागरी लिपि थी, जो वो सबसे पहले गुजरात में विकसित हुई थी, गुजरात में बनी थी। और जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उनके सम्मान में इसे नागरी बोला गया। और जब नागरी लिपि अपने अस्तित्व में आई तो सबसे पहले नागरी लिपि से देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया था। अब ये नागर का नागरी लिया हमने और देव भाषा का देव लिया, तो इन दोनों के मेल से हमारी देवनागरी लिपि बनी है। ठीक है, देवनागरी लिपि का नामांकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले थी फारसी लिपि, तो फारसी लिपि के स्थान पे नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयोग जिन्होंने पहला प्रयास किया था वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने 1868 में इन्होंने पहला प्रयास किया था फारसी लिपि के स्थान पे नागरी लिपि को लाने का अपने प्रतिवेदन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है नागरी लिपि का कि नागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। देवनागरी जो लिपि है हमारी वो कैसी है? अक्षरात्मक। क्वेश्चन में आया कि देवनागरी लिपि की प्रकृति है अक्षरात्मक अथवा वर्णात्मक या अक्षरात्मक वर्णात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ये अक्षरात्मक हम सही करेंगे। देखिए, अक्षरात्मक का मतलब है, यहाँ पे देखिए, अगर हम हिंदी को हम अपनी भाषा को इस तरह से लिखते तो ये हो जाती है हमारी वर्णात्मक लिपि। लेकिन हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। ठीक है ना, म को पूरा लिखेंगे, ह को पूरा लिखेंगे, न को अक्षर बना के लिखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन जान लेते हैं। हिंदी, नेपाली, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर, जैसे हम लिखते हैं। असम, उड़िया, गुजराती और मराठी में से देवनागरी लिपि किसकी है? तो मराठी की है। देवनागरी लिपि नागरी लिपि की किस शाखा की प्रतिनिधि लिपि है? तो पश्चिमी शाखा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हिंदी की उपभाषाएं एवं
बोलियां। बोली देखते हैं हम, बोली किसे कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को, भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा का स्थानीय रूप होती है बोली, विकसित रूप होती है बोली, अविकसित रूप, आम बोलचाल वाला रूप होती है, और इसमें ना तो साहित्य की रचना होती है और ना ही व्याकरण की, ना ही इसमें शब्दकोश होता है बोली में। अब उपभाषा की बात करें तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लग जाती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होने लग जाता है, तो वो बोली क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। भाषा किसे कहते हैं? साहित्यकार जब उस उपभाषा को सर्वमान्य रूप दे देता है, मतलब साहित्य ज़्यादा लिखने लग जाता है भाषा में, इसका क्षेत्र और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो यही उपभाषा हमारी क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और कई उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। जैसे हमारी भाषा होगी हिंदी, उपभाषा होगी पहाड़ी, और पहाड़ी की दो बोलियां होगी गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, चलिए हम देखिए, भारत में सर्वप्रथम हिंदी का उपभाषा और बोलियों में वर्गीकरण हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था 1889 में। ठीक, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी का उपभाषा और बोलियों में वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो आप आंसर बता सकते हैं आप, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, भारत में देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। जनगणना 2011 के अनुसार 1.2 अरब जनसंख्या में से 41.03% की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इन 41.3% में हम 41.03% में आप और हम भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जिन्हें हिंदी क्षेत्र भी कहते हैं। तो अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड का मित्र, निकटतम मित्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जन्म जिस राज्य से हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा। ये 9 राज्य हैं जिन्हें हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। हो सकता है इन चारों में से एक को ना दे, तीन हिंदी भाषी राज्य दे और एक अलग से दे, और क्वेश्चन बना दे कि इनमें से हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा समूह को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। कितनी उपभाषाएं? 5। कितनी उपभाषा? 5, और बोलियां हैं हमारी 17 हिंदी की। ठीक है, देख लेंगे कौन कौन सी उपभाषा और कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम पहाड़ी उपभाषा लेंगे। पहाड़ी उपभाषा में 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊं, और इनका क्षेत्र है उत्तराखंड और अपना हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखिए पूर्वी हिंदी की जो बोली है ना, उसका ट्रिक है ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरी जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। इसमें है कौरवी, जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, कन्नौजी, ब्रज भाषा और बांगरू। ठीक है, इनका क्षेत्र है जो बुंदेली, हरियाणा, यूपी है। इस बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं, जबकि कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, वर्नाक्युलर खड़ी बोली भी कहते हैं, सरहिंदी भी बोलते हैं, और बोलचाल की हिंदुस्तानी भी कहते हैं। ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली को। अब इसका जो ट्रिक है वो है इसकी जो ट्रिक है पश्चिमी हिंदी को याद करने की, आप चाहें तो अपनी बना सकते हैं, नहीं तो इसी को यूज़ कर सकते हैं। कौन किसकी बीबी बनेगी?
के बी बी बी, 2 बार के है, 3 बार बी है। एक के से हो गया आपका कौरवी, एक के से कन्नौजी, एक से हो गया बुंदेली, एक से वांगरू और एक से ब्रज भाषा। नेक्स्ट जो हमारी उपभाषा है वो है बिहारी। बिहारी उपभाषा में 3 बोली शामिल है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। BM² इसका ट्रिक होगी, B से भोजपुरी, M से मगही और M से मैथिली। नेक्स्ट है हमारी, और इनका जो क्षेत्र है वो है बिहार और यूपी। नेक्स्ट है हमारी राजस्थानी 5वीं उपभाषा। राजस्थान जो है राजस्थानी उपभाषा वो दिशा के हिसाब से है। देखिए, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी और दक्षिणी। अब पूरब में चलते हैं तो वहाँ पे है जयपुर और ढूंढानी। उत्तर में चलेंगे उत्तरी राजस्थानी में तो वहाँ की है मेवाती। पश्चिमी राजस्थानी में जाएंगे तो मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी में जाएंगे तो मालवी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, पूर्वी में है तो पूर्वी पूरा टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है या पूरी टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है तो हम कहेंगे पूरी ढूंढ। पूरी ढूंढ कहाँ की होगी? पूर्वी राजस्थान की। अब उत्तर का मेवा, ठीक, उत्तर का मेवा कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में है मेवा। पश्चिमी की मार, पश्चिम राजस्थान की है मार, मार। और जबकि दक्षिणी राजस्थान का हो गया आपका माल। ठीक है, दक्षिण में माल है, पश्चिम में मार है, उत्तर में मेवा है और पूरब में पूरा ढूंढना है। चलिए आगे देखेंगे, ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा है बोली। उपभाषा, भाषा या राजभाषा तो आपको पता है बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। ढूंढानी क्या है? ढूंढानी बोली है पूर्वी राजस्थान की और जयपुरी भी पूर्वी राजस्थान की है। तीसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी की। छत्तीसगढ़ी ए से अवधी और बी से बघेली पूर्वी हिंदी की जो है बोली है। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक और है हमारा, क्योंकि बोली की बात आ रही है तो हम इसमें एक टर्म आता है विभाषा। ठीक है, विभाषा। अब ये विभाषा क्या हुई? तो विभाषा वे बोलियां हैं, वे प्रमुख, कैसी प्रमुख बोलियां जिनमें साहित्य की रचना हुई है उन्हें क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारी विभाषा जो है, इनमें से अवधी, ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा, ये भी हमारी क्या है? विभाषा है। भोजपुरी हमारी विभाषा है और मैथिली हमारी विभाषा है। ये 5 बोलियों में से, ये 17 बोलियों में से 5 ऐसी बोली है जो कि विभाषा बन चुकी है, जो कि जिनमें साहित्य का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवधी के बारे में। अवधी कहाँ की भाषा है? इसका केंद्र है आपका अयोध्या और अवध। अवधी भारत से बाहर फिजी में भी बोली जाती है। ठीक है, अवधी भारत से बाहर फिजी में भी बोली जाती है। इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, ठीक, तुलसीदास। अवधी भाषा को यूज़ करने वाले तुलसीदास की रामचरितमानस, क्वेश्चन सुना है आपने कि किस भाषा में है, तो अवधी। फिर है हमारी पद्मावत के लेखक जयसी, इनकी भाषा भी क्या थी? अवधी थी। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, अवधी पढ़ लिया आपने, अवधी कर ली। अब हम कौरवी या खड़ी बोली को लेंगे। तो कौरवी को हम खड़ी बोली के साथ साथ और क्या कहते हैं? सरहिंदी बोलचाल की हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर खड़ी बोली आदि। दिल्ली मेरठ की आसपास का जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली का है और मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श और मानक कहा जाता है। ठीक है, और जो ये कौरवी है या खड़ी बोली है
उसको कहते हैं कि आज की जो हिंदी है वो कौरवी या खड़ी बोली पर ही आधारित है। ये हो गया हमारा खड़ी बोली का। अब नेक्स्ट जो हमारी विभाषा बन चुकी है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास जी की भाषा ब्रज। जो ब्रज भाषा है, भारत से बाहर ब्रज भाषा तुर्कमेनिस्तान में बोली जाती है, जहाँ पर इसे ताजिकिस्तान में बोली जाती है, जहाँ पे इसे ताजिकी ब्रज भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा को असम में भी बोला जाता है। वैसे तो ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है वो है आपका मथुरा, लेकिन जो असम में ब्रज भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं ब्रजवली। और जो बंगाल में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं हम ब्रज बुली। ठीक है, बंगाल की जो ब्रज भाषा है उसे कहते हैं हम ब्रज बुली, और भारत से बाहर ये बोली जाती है ताजिकिस्तान में। इनके जो रचनाकार है भक्ति काल में थे हमारे सूरदास जी। ब्रज भाषा के जो रचनाकार थे भक्तिकालीन वो थे सूरदास जी। ठीक है, और रीतिकालीन थे हमारे बिहारी भूषण, और आधुनिक काल में थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, इसके प्रमुख साहित्यकार थे ब्रज भाषा के। नेक्स्ट है हमारी भोजपुरी। भोजपुरी का जो केंद्र है भोजपुर बिहार है, बिहार का भोजपुर। ठीक है, और ये ऐसी बोली है जिसका प्रचार प्रसार भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और गयाना तक में फैला है। ठीक है, इन देशों में भी क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। इसलिए भोजपुरी बोली को अंतर्राष्ट्रीय की बोली भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली बोली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भोजपुरी हो गया। नेक्स्ट जो हमारी है मैथिली बोली भी विभाषा में शामिल है। तो मैथिली जो है वो हिंदी क्षेत्र की एकमात्र ऐसी बोली है जो आठवीं अनुसूची में जिसने स्थान प्राप्त किया। आठवीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है ना, तो उन भाषाओं में जो एकमात्र बोली है शामिल वो है मैथिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विभाषा आपको समझ में आ गया होगा, वे बोलियां जिसमें साहित्य का निर्माण होने लगा है। चलिए विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। आगे आप इसमें लगा सकते हैं जिनमें साहित्य का निर्माण होता है, साहित्य की रचना होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कन्नौजी और बांगरू है हमारी पश्चिमी हिंदी की, अवधी है हमारी पूर्वी हिंदी की, जबकि तेलुगु हमारी किसी भी उन 5 उपभाषाओं में से किसी में भी शामिल नहीं है। 5 उपभाषा की किसी भी बोली में शामिल नहीं है। 17 बोलियों में से ये एक भी नहीं है। ठीक है, तेलुगु 17 बोलियों में शामिल नहीं है ना तेलुगु। हाँ, चलिए ढूंढानी कहाँ की बोली है। तो ढूंढानी आपको पता है पूरब में ढूंढा था। तो ढूंढानी कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की। ठीक, ब्रज बोली के नाम से किसे जाना जाता है, पुरानी बंगला को, और ब्रजावली के नाम से किसे जाना जाता है, असमिया को, असम की ब्रज भाषा को। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। छत्तीसगढ़ी कहाँ की है, पूर्वी हिंदी की, ABC। तो ए से हो गया अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। अवधी बोली का संबंध ABC पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का हुआ। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, तो बघेली है अर्ध मगधी
अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी से गुप्त बनी, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन इसमें ये था सही, तो ये लिखा है, लेकिन आप ऊपर जो विकास क्रम है देवनागरी लिपि तक पहुंचने का वो याद कर लीजिएगा। चलिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने क ख ग ज फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने। नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता तल बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तल बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जैसे क के नीचे एक बिंदी, ख के नीचे बिंदी लगी है, ग के नीचे और ज और फ के। नुक्ता लगाने से क्या होता है? हवा दब कर एक गूंज पैदा करने के साथ बाहर निकलती है, जिससे जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो भारी हो जाता है। जैसे क ख आप बोल के देखिएगा, जैसे उर्दू में जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण क ख ज फ बोले जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रचलित हिंदी को किसने ठेठ हिंदी कहा? तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले बंगाल में आया। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कथन मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है किसका है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा किसी भी देश, किसी भी राज्य के शिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी जो परिभाषा है। किसी देश राज्य की वह प्रतिनिधि भाषा या आदर्श भाषा जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, पारस्परिक कार्यों में किया जाता है। देखिए, हम एप्लीकेशन अगर हिंदी की एप्लीकेशन लिखें चाहे इंग्लिश के, अगर हिंदी की एप्लीकेशन की प्रार्थना पत्र की बात करें, हम कैसे लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय जी। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना। कितनी आदर्श भाषा होती है, वो बड़ी सभ्य भाषा होती है। उसी भाषा को हम कहते हैं मानक भाषा। चलिए, भाषा के मानकीकरण के कितने सोपान हैं? तो भाषा मानकीकरण के 3 सोपान हैं। बोली बनती है, भाषा से मानक भाषा बनती है। इसका ये किसी भी भाषा का उच्चतर स्तर क्या होता है? मानक भाषा। या किसी भी बोली का जो उच्चतर स्तर होता है वो मानक भाषा होता है। चलिए, आज का जो ये हिंदी भाषा से लिपि, बोली और उपभाषा के बारे में हम थोड़ा बहुत जाने। होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अपनी मंजिल की ओर, अपने सपनों की ओर आप एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं।